फ्रिक्शन एक फोर्स है, एक अपोजिंग फोर्स है जो मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। सबको मालूम है फ्रिक्शन जो फोर्स है वो आपकी मोशन को अपोज करती है, आपकी बॉडी को रोकने की कोशिश करती है। फ्रिक्शन कब होगी? जब बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। जब मूव करेगी तभी फ्रिक्शन होगी। अब एग्जाम्पल है कि आपके पास एक बॉडी है, इसकी स्पीड 60 है और इसके ऊपर एक और बॉडी है, इसकी स्पीड भी 60 है, दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं। क्या इनके बीच में फ्रिक्शन डेवलप होगी? इसकी स्पीड 60 है, हवा में उड़ रही है, इसकी स्पीड भी 60 है, हवा में उड़ रही है। क्या इनके बीच में फ्रिक्शन होगी? या कुछ भी नहीं बोलता, ये बॉडी के ऊपर बॉडी है, फ्रिक्शन डेवलप होगी। इकट्ठी मूव कर रही हैं ऐसे, मेरे हाथ की तरह ऐसे। देखो फ्रिक्शन तब होगी व्हेन देयर इज सम रिलेटिव मोशन। एक रुकेगी और दूसरी उसके ऊपर मूव करेगी, घसीटना पड़ेगा, स्लाइड करना पड़ेगा, तो है फ्रिक्शन। ऐसे कैसे फ्रिक्शन है? मेरे हाथ के ऊपर पड़ा है, क्या फ्रिक्शन है? एक्सपीरियंस भी नहीं हो रही, फ्रिक्शन है। तुम बहुत सारे कांटे लगा लो, उसके ऊपर रख लो हाथ, फील हो रहा है? कुछ भी फील नहीं होगा। अब एक काम करो, ऐसे करके देखो, अब पता लगेगा फ्रिक्शन है। तो यही तो बात है। तो वो क्या बोल रहा है कि व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स या टेंड टू मूव ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, फोर्स कम्स इनटू द प्ले। तो जब एक बॉडी मूव करने की कोशिश भी करती है, लेकिन चलो हो नहीं पा रही, बात अलग है। जैसे मैं इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं, मूव नहीं कर रही, कोई बात नहीं, तो नीचे फ्रिक्शन है। तो कोशिश करती है या मूव करती है दूसरी बॉडी के ऊपर, और देयर इज सम रिलेटिव मोशन, एक की स्पीड तेज, एक की स्पीड स्लो, इकट्ठी नहीं। तो उस केस में दिस अपोजिंग फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। तो ये फोर्स डेवलप हो जाएगी जो रिलेटिव मोशन की वजह से डेवलप हुई, उसे फ्रिक्शन बोलते हैं। कोई कहता जी फ्रिक्शन इसलिए है क्योंकि सरफेस रफ है। हाँ बिल्कुल ठीक है, रफ है सरफेस। कैसी सरफेस है? ऐसी सरफेस है, रफ है, ये भी रफ है, ये भी रफ है। तो क्या हो जाती है? इंटरलॉकिंग हो जाती है। इंटरलॉकिंग, देखो सरफेस स्मूथ ऐसी होती है, रफ में खड्डे पड़े होंगे ऐसे ऐसे, ये खड्डे पड़े होंगे, मान लो ये खड्डे हैं, तो ये बेसिकली ऐसे इंटरलॉकिंग, ये जमीन है और ये ब्लॉक है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसको कभी कभी बोलते हैं कि बॉन्ड बन जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं बहुत लाखों करोड़ों में। जो ये फोर्सेस एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्टिव फोर्स हैं, खींच लेती हैं, और इसको मूव करवाना बॉडी को मुश्किल हो जाता है। तो इंटरलॉकिंग की प्रॉब्लम है। तो अब ये इंटरलॉकिंग के ऊपर तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी डिस्कस नहीं करेंगे, कितने किसने क्या बॉन्ड बनाया, केमिस्ट्री क्लास थोड़ी ना चल रही है। तो हम एक क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लॉज डिस्कस करेंगे। वो ये बताएगा कि फ्रिक्शन की फोर्स बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप मुझे बॉडी का वेट बता दें। भार के साथ फ्रिक्शन चेंज होती है, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन को चेंज कर देती है। तो क्या रूल्स है फ्रिक्शन के, उसको डिस्कस करते हैं। अभी बस मैंने ये बताया, व्हेन देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, तो अ फोर्स कम्स इनटू अ प्ले, जो आपकी मोशन को अपोज करती है, उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। हम कोई डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हमसे कोई डेफिनेशन पूछ भी नहीं रहा, तो हम बिल्कुल भी टाइम 1 मिनट भी खराब नहीं करेंगे, जो चीज़ आनी नहीं है। आई होप इतना समझ में आ रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करने का मतलब क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आपके पास ये एक सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको यहां स्लाइड करवा रहा हूं, तो मेरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसी होगी? एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होगी। मानते हुए चीज, ब्लॉक अगर राइट जा रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट है, तो फिर अगर मैं चल रहा हूं ग्राउंड पे, फ्रिक्शन कहां है? रिपीट क्वेश्चन, फिर से आंसर नहीं आया। मैं चल रहा हूं तो मेरी फ्रिक्शन कहां है? कितने लोग बोलते हैं आगे, कितने बोलते हैं पीछे, कितने बोलते हैं यार पता नहीं यार। अच्छा ठीक है, ओके। मेरा दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं स्लाइड कर रहा हूं, नीचे आपने ऑयल गियर दिया, मैं चल नहीं पा रहा, तो ठीक है स्लाइड तो कर सकता हूं, ऐसे घिसट तो चल सकता हूं, फ्रिक्शन कहां है? मैं इधर स्लाइड कर रहा हूं तो आ गई, मैं इधर स्लाइड कर रहा हूं, फ्रिक्शन का सिंपल रूल है, जब कोई बॉडी एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन हमेशा उल्टी डायरेक्शन में होगी, राइट। शुरू करें। तो अगर मैं स्लाइड करता हूं, स्लाइड समझते हो, घिसटता हुआ जा रहा हूं, इधर घिसटता हुआ, मैं पैर को चल नहीं रहा, मैं बस स्लिप कर रहा हूं, तो मैं घिसटता हुआ जा रहा हूं, स्लाइड कर रहा हूं, तो मेरी फ्रिक्शन कहां होगी? पीछे। ये भी तो वही कर रहा है, ये मेरा पैर ही तो है,
सोचो मेरा पैर इसमें फंसा हुआ, मेरा जूता है ये लो जी, अब ठीक है, लो तो स्लाइड कर रहा हूँ इसके ऊपर, लो दो टांग, ये लो ऐसे, ये लो, मैं स्लाइड कर रहा हूँ, मैं अपना पैर उठा नहीं रहा। अब फ्रिक्शन कहाँ है? अब भी तो पीछे ही बोलोगे डायग्राम में, तो फ्रिक्शन कहाँ है? पीछे, सही है। अब मैं चल रहा हूँ, फर्क है, चल रहा हूँ पैर उठाऊंगा, अब मैं चल रहा हूँ, फ्रिक्शन कहाँ है? कैसे? ये तो रूल वॉयलेट हो गया। मैंने कहा था कि मोशन के ऑपोजिट होती है फ्रिक्शन, तो फिर आगे कैसे बोला? मैं आगे चल रहा हूँ, फ्रिक्शन भी आगे, मैं आगे चल रहा हूँ, मैं घिसट नहीं रहा, वो कह रहा है मैं जब चलता हूं या कोई भी जब चलता है सबसे पहले वो फोर्स पीछे लगाता है। ये आपको फील नहीं होता। फील करने के लिए आप कहीं बारिश हो तो कीचड़ में पैर रख के देख लें और भागने की कोशिश करें, आपका पैर एक लंबा सा एक निशान बना के छोड़ेगा, आप गिर भी सकते हैं। इसका मतलब आपकी फोर्स हमेशा कहाँ लग रही है? पीछे। पीछे आप किसी मिट्टी के ऊपर बंदे को दौड़ता देख लें, मिट्टी में पीछे को, चीज़ें पीछे की तरफ धकेलता जाएगा, उसका पैर भी ऐसे, अगर थोड़ी हल्की मिट्टी है, थोड़ी लाइट है, पैर नीचे जा सकता है तो उसकी पूरा पैर बनेगा और पूरी मिट्टी बाहर निकलेगी। मतलब उसने पैर कैसा लगाया? पीछे। हम भागते हैं तो वैसे भी एक्शन रिएक्शन, भाई न्यूटन ने कहा था तुम्हें फोर्स मिल रही है तो तुम्हें पहले फोर्स पीछे लगानी पड़ेगी, एक्शन, तभी तुम्हें क्या मिलेगा? रिएक्शन। ऐसे कैसे आगे चल पड़े? दुनिया में कोई चीज़ ऐसा ना आगे चल पड़ती है, पहले पीछे फोर्स लगती है, उसके बदले में आगे लगती है। तो तुमने फोर्स जमीन पे पीछे लगाई है, इसलिए तुम्हें रिएक्शन आगे मिल रहा है। तो एक्चुअल में जब तुम पीछे फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी? तुम्हारे पैर के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तुम्हारा पैर तो पीछे जोर लगा रहा है, ऐसे चलते हुए ऐसे लग रहा है पैर, पीछे ऐसे लग रहा है, तो उस टाइम फ्रिक्शन एक्ट कर रही है आगे। आपने सुना होगा छोटी क्लास में, फ्रिक्शन हेल्प्स, चलने में हेल्प करती है। तो ये हेल्प ही तो कर रही है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर लगे रहो, कुछ ना करो, बस पैर ऐसे करते रहो, भाग ही नहीं पाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो फ्रिक्शन जब हम चले या ना चले, फ्रिक्शन मोशन को हमेशा अपोज करती है। आप स्लाइड करते हुए जा रहे हो बिना पैर उठाए तो दिख रहा है कि फ्रिक्शन पीछे है, लेकिन अगर आप चल रहे हो तो आपका पैर पीछे फोर्स लगा रहा है तो फ्रिक्शन आगे। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो फ्रिक्शन को स्टडी करने के लिए थोड़ा और डीप में चलते हैं। सपोज करो मेरे पास ये एक कोई भी एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो कोई ब्लॉक है, अब प्रैक्टिकल देखो, अभी तक हमने क्या किया? हमने तो बस सिंपल एक चीज सीखी, ये ब्लॉक है, फ्रिक्शन दुनिया में है नहीं, तुम गए, तुमने फोर्स लगाई, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 100 न्यूटन, 50, जो मर्जी लगा लो। बॉडी कभी मैंने बोला कि ये चलेगी नहीं, मैंने हमेशा बोला बॉडी चलेगी, F = m में, F = m में हमने बोला ये। हमने कभी बात ही नहीं की कि बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी। तुम कितनी भी बड़ी बॉडी ले लो, तुम ट्रक ले लो, ट्रक भी चलेगा, तुम ट्रक पे 1 न्यूटन फोर्स लगा दो तब भी चलेगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। बड़े बड़े ट्रक पहाड़ों से गिर जाते हैं खड़े खड़े, हल्का सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शन है नहीं, बर्फ पड़ी हुई है, नीचे गिर जाएंगे, ऐसे ही है। तो अब अगर सपोज करो इस, मान लो ये 10 kg का, मान लो एक जो भी ब्लॉक है, और मेरा क्वेश्चन है कि 10 kg के ब्लॉक को अगर मैंने यहां से 1 न्यूटन फोर्स लगाई तो क्या ये मूव करेगा और फ्रिक्शन नहीं है? आपका आंसर क्या होगा? यस। 0.1 न्यूटन फोर्स लगाई, मूव करेगा? हाँ यस। अब नो बोलोगे ही नहीं। लेकिन अब अगर यहां पर फ्रिक्शन है, अब मैंने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, क्या ये मूव करेगा? आप कह नहीं सकते, डिपेंडिंग कि फ्रिक्शन कितनी स्ट्रांग है। अब फ्रिक्शन अगर कमजोर है तो हाँ हो सकता है 1 न्यूटन मूव कर जाए। फ्रिक्शन अगर स्ट्रांग है, बहुत रफ सरफेस है, तो ये नहीं मूव करेगा। कुछ कह नहीं सकते। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं, इस बॉडी को अगर आपने मूव करवाना है तो कम से कम 10 न्यूटन की फोर्स आपको लगानी ही पड़ेगी। 9.9 न्यूटन पे भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन है। ये देख लो, आपके सामने लेक्चर स्टैंड है, लो कोई आए, लगाए हाथ, ये देखो, इसको मूव, 200 किलो का लेक्चर स्टैंड है, ये लो, हिल भी नहीं रहा मुझसे ये लो। कोई बड़ी और गाड़ी ले लो, नीचे गाड़ियां खड़ी हैं, है ना, जितने मर्जी बक्से ले लो, भारी भारी आइटम पड़ी हैं, जो मर्जी हिला लो, मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन मेरे को लग रहा है कि 5-10 न्यूटन से मूव होने वाला है नहीं। तो ये सेम केस है। और अगर नीचे फ्रिक्शन नहीं होगी तो फिर तो एक उंगली से भी मैं मूव करवाऊंगा ना, भागता जाएगा 1 मिनट में। मानते हो इस चीज को? पर अब फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन है और इसको मूव करवाने के लिए कम से कम मिनिमम फोर्स 10 न्यूटन चाहिए, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये बना कि सपोज मैंने इसको जो फोर्स दी, ये मैं लिख रहा हूं अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड
फोर्स, और ये मैं टेबल बना रहा हूं किसका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये लो फ्रिक्शन। शुरू करते हैं, आंसर दो। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई 1 न्यूटन, क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। तो बोलो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है इसमें, इसमें फ्रिक्शन की फोर्स कितनी है? मेरा पहले ही वोटिंग करना। आंसर 10 न्यूटन, क्योंकि मिनिमम फोर्स 10 न्यूटन है और बॉडी मूव नहीं करेगी। कोई 10 न्यूटन के साथ जाना चाहता है? ओके। दूसरा 9 न्यूटन, तीसरा 1 न्यूटन, चौथा 0 न्यूटन, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर रही, हिल ही नहीं रही, खड़ी है। ठीक है, मैंने सारे डायमेंशन सोच लिए। ठीक है, मैं फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूं, मेरी फोर्स 2 न्यूटन, क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, नहीं करेगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी? पहला आंसर 10 न्यूटन। अभी भी कौन 10 के साथ है, कौन 8 के साथ है, कौन 2 के साथ है, और कौन कहता है भाई बॉडी रेस्ट पे है? 0 है ही नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, मेरी फोर्स है 5 न्यूटन, बॉडी रेस्ट पे है। बोलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? 10, 5, 0 नहीं। ठीक है, मैं करते करते 9 न्यूटन पे आ गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? 10, 9, 1, 0, 1। ओके, मैं 10 न्यूटन पे आ गया। 10 न्यूटन, अब ये बाउंड्री क्रॉस होने वाली है क्योंकि रिक्वायर्ड फोर्स 10 और मैंने 10 दे दी है। तो बॉडी अब 10.1 के हिसाब से अगर हल्की सी भी ज्यादा करोगे बॉडी मूव करनी स्टार्ट कर देगी। तो 10 न्यूटन पे फोर्स बोलो फ्रिक्शन की कितनी है? 0। मजा आ गया क्योंकि बॉडी चल पड़ी। और कितने लोग बोलते हैं 0, कितने लोग बोलते हैं 10? अभी भी 10। कितने लोग बोलते हैं अच्छा 0 तो हो ही गया, अब तो मैच मेल खा गया 0-0 तो। ठीक है, अगर मैं फोर्स 11 न्यूटन कर दूं, बोलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? कितने लोग बोलते हैं 10? कितने लोग बोलते हैं 1? कितने लोग बोलते हैं नहीं 0 तो नहीं बोलेंगे, फ्रिक्शन तो है, चल पड़ी बॉडी। ओके ओके, 10 और 1, ओके जो भी है। 100 न्यूटन पे कितने लोग बोलते हैं 100 न्यूटन आंसर है फ्रिक्शन का? 100 है। अच्छा 10 है, 10 है। कोई और आंसर? ठीक है, शुरू करते हैं फिर। आंसर, करेक्ट आंसर, अगर ये बॉडी को हिलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए कम से कम, और मैंने कितनी लगाई? 1। लो मैंने 1 लगाई, बॉडी मूव नहीं की, तो लोग कहते हैं 9 न्यूटन, 10 में से 1 या 9 न्यूटन। लो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर उल्टा, कितना? 9 न्यूटन। जिन्होंने आंसर दिया ये सही है। न्यूटन ऊपर से देख रहे, वो कह रहे हैं स्टूडेंट बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, 1 न्यूटन इधर लगाओ, 9 न्यूटन फ्री ले जाओ उल्टा। और न्यूटन का लॉ कहता है बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस करो तो बॉडी कहां मूव करेगी? मेरी तरफ। ये सही है, तुमसे बॉडी ना मूव करती हो ना, तुम 1 न्यूटन लगा के लगा लो, वो 9 डेवलप करेगी, तुम्हारी तरफ आ जाएगी। 9 न्यूटन तो नहीं हो सकती, तो मतलब जिन्होंने 9 बोला वो तो गलत बोल दिया। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, और क्या बोला आपने? 10। ठीक है, 10 का भी सेम आंसर है। लो जी 10 सुन लो, सही है। और भी बड़ी बात होगी ये तो, तुम 1 लगाओ, फ्रिक्शन 10 लगाएगी, और बड़ी फोर्स उल्टी तरफ है, तो बॉडी कहां मूव करेगी? 9 न्यूटन की तरफ, मेरी तरफ। ऐसा होता है कभी? ये 10 न्यूटन का लेक्चर स्टैंड नहीं हिल पा रहा और मैंने 1 लगाई तो हिला भी नहीं। न्यूटन का लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी हिल नहीं रही तो आपसी जो लेफ्ट और राइट फोर्स है आपस में कैंसल। तो जिन्होंने, वैसे किसी ने भी नहीं, पर जिसने भी आंसर 1 न्यूटन बोला वो बिल्कुल सही बोला। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर 1 न्यूटन है, क्योंकि 1 को क्या कर जाएगी? कैंसल। और बॉडी किस पे रहेगी? एट रेस्ट। भाई न्यूटन के लॉ पढ़ के आए हो, फोर्स पढ़ के आए हो, अगर लेफ्ट और राइट की फोर्स बैलेंस हो रही है तो बॉडी किस पे रहेगी? एट रेस्ट। और क्योंकि बॉडी रेस्ट पे ही तो है, क्योंकि मैंने 10 न्यूटन से ऊपर तो फोर्स लगाई नहीं, तो यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी? 1 न्यूटन। अब सोचो 2 न्यूटन, जब 2 लगाई तो फोर्स ऑटोमेटिकली कितनी हो गई? 2 न्यूटन। चलाक फोर्स है, बता रहा हूं मैं आपको, ऐसी फोर्स नहीं है 2 है तो 2 ही लगती जा रही है, देख लेती है कि आप क्या लगाओगे। अगर 2 लगा रहे हो तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या लगा देगी? 2 न्यूटन। आपस में कैंसल, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। 3 लगाओगे तो 3, 5 लगाओगे तो 5, 9 लगाओगे तो 9, और 10 लगाओगे तो 10। बस यहां तक ये खेल चलेगा, क्योंकि 10 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है मूव करने के लिए और आपने 10 लगा दी। इस दौरान बॉडी किस पे रहेगी? एट रेस्ट। ठीक है,
रेस्ट। तो ये सारी की सारी फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि अपनी वैल्यू को ये क्या करती रहती है, एडजस्ट, बनाउटेबल, ये बनाउटेबल। तो ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी स्टैटिक, स्टैटिक जितनी लगाओगे वही स्टैटिक, जो आपने फोर्स अप्लाई की वही क्या बन जाएगी, स्टैटिक। और लास्ट वैल्यू कितनी है स्टैटिक की, 10, क्योंकि इसके बाद आपने फोर्स अप्लाइड ज्यादा कर ली, अब बॉडी क्या करेगी, मूव कर सकती है, बॉडी मूव करेगी। तो ये लास्ट वैल्यू या ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और जिसका दूसरा नाम है, और दूसरा नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यहां तक लिमिटिंग का केस है, लिमिटिंग समझते हो, बॉर्डर लाइन केस है। पर इन सभी केसेस में बॉडी विल ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट। तुम चाहे 10 लगाओ या 10 से कम लगाओ, बॉडी ने मूव नहीं करना, बॉडी तो रेस्ट पे रहेगी। तो पहला स्टेप यहां तक क्लियर है। नहीं, अब यहां पे रूल चेंज हो जाएगा। न्यूटन ने यार देख रहा है सब, देख। तो बेसिकली क्या है, यहां पे 11 न्यूटन फोर्स लगाई। अब ये ना कहना कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 11 न्यूटन है, फिर तो बॉडी कभी चलेगी नहीं, एक्सलेट ही नहीं करेगी। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होनी चाहिए थी 10, 10, 10 और 10। तो रूल नंबर 1, जब आप फोर्स कहां लगा रहे हो, 10 से ज्यादा लगा रहे हो, तो बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में। तो अब वो स्टैटिक का केस नहीं है, अब वो काइनेटिक का केस है, क्योंकि बॉडी किस में है, इन मोशन, काइनेटिक है। तो इसके अंदर जब 11 न्यूटन, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 2000 न्यूटन, जो मर्जी लगाओ, आपकी फ्रिक्शन कायदे से 10 होनी चाहिए थी। लेकिन थोड़ी सी कम वैल्यू आती है, 9.8 या 9.7 या 9.6, पता नहीं जितनी भी आएगी, लेकिन विल रिमेन कांस्टेंट। तुम चाहे 500 न्यूटन अप्लाई कर दो तो भी इसकी वैल्यू 9.8 ही रहेगी। बात यह है कि घट क्यों गई, होनी तो 10 10 10 चाहिए थी, 10 से कम आती है। और ये सारी फ्रिक्शन का नाम है, इन फ्रिक्शन का नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। लिखो, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बिल्कुल भी चेंज नहीं करती। एक बार अगर आपकी बॉडी चल पड़ी, उसकी वेलोसिटी घटे या बढ़े या कुछ भी हो, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहेगी। नहीं, वो तो चेंज होती है, वो तो मैं बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। ये तो अपने मन से वैल्यू ले रहा हूं मैं कुछ भी। ये एक्चुअली अगला क्वेश्चन यही है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि 10 और 9.8 आएगा, या क्या वैल्यू आएगी, मुझे क्या पता। तो मैं आपको भी चेंज करके दिखाऊंगा इसको करते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले ये पॉइंट क्लियर है। पर एक क्वेश्चन, ये चेंज क्यों हो गई वैल्यू, गिर क्यों गई, जबकि मिनिमम फोर्स रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन की तो 10 थी, तो आंसर 10 10 10 चाहिए था, क्यों, लॉस
नहीं नहीं, बेसिकली प्रॉब्लम है जो फ्रिक्शन का जो ओरिजिन है ना वो इंटरलॉकिंग है, वो सरफेस रफ है, रफ की वजह से वो इंटरलॉक ऐसे घुस जाती हैं। अब जब बॉडी खड़ी हुई है ना तो ठीक तरीके से अंदर इंटरलॉकिंग हो जाती है, और जब बॉडी चल रही है ना तो इंटरलॉकिंग प्रॉपर हो नहीं पाती, उस तरीके से नहीं हो पाती जब रेस्ट पे होती है, इसलिए थोड़ी सी फ्रिक्शन घट जाती है, कम हो जाती है। चलती बॉडी को एक बार जब स्लाइड करना शुरू कर दिया ना तो इजी है, फिर उसको घसीटना आसान है, चलाना एक बार मुश्किल है। चलाना एक बार चल पड़ी फिर धीरे धीरे चलती रहती है, क्योंकि इंटरलॉकिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। पर वो फिर न्यूटन का लॉ वॉयलेट करता है ना। हम कंपैरिजन इससे कर रहे हैं, स्टैटिक को मैक्सिमम वैल्यू से कर रहे हैं, हम उससे नहीं कर रहे। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इसके अंदर ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कैसे डिसाइड करते हैं कि इस बॉडी को चलाने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए थी। अगर इस बॉडी को हिलाना था तो मैंने क्या बोला, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज 10 न्यूटन। ये 20 न्यूटन क्यों नहीं आई, ये 15 न्यूटन क्यों नहीं आई, कैसे निकाली इसकी वैल्यू, ये पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। ये कैसे है, क्योंकि ये तो मैं नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा, ये तो अगर बॉडी चल नहीं रही और मैंने जो फोर्स अप्लाई की वही मेरी फ्रिक्शन है। हाँ, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे मैं आपको ये बता सकता हूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है। लिमिटिंग का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, कि कितनी फोर्स चाहिए बॉडी को अपनी जगह से हिलाने के लिए, ये बता सकता हूं। और दूसरा फॉर्मूला आज मैं बताऊंगा ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन की कैलकुलेशन कैसे होती है, जब बॉडी चलती है तो काइनेटिक कैसे कैलकुलेशन की जाती है। 2 वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा, तो आज का लेक्चर इसी के ऊपर काम करेगा। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक, तो इसके लिए हमें सीखने पड़ेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप फ्रिक्शन माइक्रोस्कोप से देखो तो अगेन इंटरलॉकिंग की गेम है। अब इंटरलॉकिंग रफनेस है, अंदर इंटरएटॉमिक जो है बॉन्ड बने हुए हैं, बॉन्डिंग है, फोर्सेस हैं। हम केमिस्ट्री खोल के नंबर ऑफ मोल थोड़ा डिस्कस करेंगे बैठ के कितने बॉन्ड बन गए, ये नहीं करेंगे। फिजिक्स वालों ने कुछ लॉ बना रखे हैं और लॉ वो कभी भी फेल नहीं होते। वो लॉ से आप 1 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हो कि सरफेस की फ्रिक्शन कितनी है, सिंपल है। ठीक है, वो क्या लॉज हैं इससे हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, देखो, फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। कि देखो ना, मैंने फ्रिक्शन अप्लाइड, मान लो बॉडी को हिलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, मैंने अप्लाइड फोर्स 1 अप्लाई की तो फ्रिक्शन 1 है, 2 अप्लाई की तो 2 है, 5 अप्लाई की 5 है, 10 की तो 10 है। ये गेम कहाँ तक चली? 10 तक। रुक जाओ एक बार देख लो पहले। तो ये सारी फ्रिक्शंस का नाम क्या था? स्टैटिक। ये सब फ्रिक्शन यहाँ तक स्टैटिक है। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? लिमिटिंग आ गई। उसके बाद जब बॉडी चली, तो बॉडी जब चली तो ये वैल्यू देख रहे हो 10 से थोड़ी घट गई, मान लो 9.8 हो गई। 9.8, 9.8, 9. तो ये कौन सी फ्रिक्शन है? काइनेटिक। इसका ग्राफ ड्रॉ करो। दिस इज अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज फ्रिक्शन। स्टैटिक और काइनेटिक के बीच में क्या ग्राफ बनता है इसको लिखो।